जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल विकास चौधरी आरएस के ऊपर। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं हमारी सीरीज चल रही है 2011 से लेकर के 2024 तक। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट प्रथम प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न आए हैं उनका हम लोग करने जा रहे हैं 360 डिग्री एनालिसिस। इसी कड़ी में प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान भूगोल। और राजस्थान भूगोल का जो ये पेपर हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम प्रश्न पत्र ग्रुप बी का, कौन से ग्रुप बी का, ग्रुप बी की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर हुआ था आपके 15/10/2022 को, 15/10/2022 को ये पेपर हुआ था ग्रुप बी का। प्यारे विद्यार्थियों, भूगोल की बात करें ना तो हम लोग भूगोल पढ़ते हैं ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट बेस पर। सीधे हम लोग पहले प्रश्न की बात कर रहे हैं। मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास गोला, स्कूल विजेता राजनीति विज्ञान। देखिए प्यारे साथियों, पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा पार्क बड़ला अवस्थित है। अब मैं कह रहा हूं पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा 3500%, तो आपको लग रहा है सर कंफ्यूजन कहाँ पर है? कंफ्यूजन यही है कि 1 से लेकर के 34% हम लोगों ने पहले कर लिए है। अगर आप लोगों ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो भी जरूर देख ले, क्योंकि 2022 में जो संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर हुआ उसके भूगोल के प्रश्न हम लोगों ने व्याख्यात्मक हल कर लिए। उसके बाद में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पेपर का हम लोगों ने व्याख्यात्मक सॉल्यूशन कर लिया। प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला कहाँ पर स्थित है? और बड़ला सोलर पार्क की बात करें तो इसका 2245 मेगावाट विद्युत प्रतिष्ठापित क्षमता है। और ये प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? जोधपुर में। और वर्तमान की बात करें तो कहाँ पर है? ध्यान रखना प्यारे साथियों, कहाँ पर है? फलोदी के अंदर है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा पार्क। अब देखिए प्यारे साथियों, बात करें भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना कहाँ पर है? भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना, और संभावना कहाँ पर है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, संभावना है आपके राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। और बात करें राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना कहाँ पर है? तो ध्यान रखना आपके बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के अंदर। आप लोग जानते हैं इन तीनों जिलों में SEEZ भी स्थापित किए गए हैं। अब देखिए बात करते हैं सौर ऊर्जा की। तो सौर ऊर्जा की राजस्थान ने पहली सौर ऊर्जा नीति, और हम लोग बात करें किसकी? राजस्थान की। तो राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति कब बनी थी? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, 19 अप्रैल। कब बनी थी? 19 अप्रैल 2011 को। कब बनी थी? 19 अप्रैल 2011 को। सेकंड सौर ऊर्जा नीति की बात करें 2014 के अंदर। नवीनतम सौर ऊर्जा नीति की बात करें, नवीनतम सौर ऊर्जा नीति, राजस्थान की नवीनतम सौर ऊर्जा नीति की बात करें तो आपके 18 दिसंबर 2019 को बनी थी नवीनतम सौर ऊर्जा नीति। अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, अक्षय ऊर्जा दिवस और अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है आपके 20 अगस्त को। कब मनाया जाता? 20 अगस्त को। फटाफट से बताइए कि 20 अगस्त का दिन भारत के किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? सौर ऊर्जा में से आपका ये प्रश्न पूरा हो गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? एक साइड में आपके उद्योग दे रखे हैं और दूसरी साइड में आपके जिले दे रखे हैं। सोडियम सल्फेट उद्योग की बात करें तो जी हाँ, ये डीडवाना के अंदर है। कांच या ग्लास उद्योग की बात करें तो धौलपुर के अंदर है। उर्वरक की बात करें तो ये आपके गड़ेपान कोटा में। वाटर मीटर प्यारे साथियों, वाटर मीटर आपके भिवाड़ी में नहीं है, तो आपका प्रश्न होगा सर कहाँ पर है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, कहाँ पर बनते हैं वाटर मीटर? और वाटर मीटर या फिर अपन कह सकते हैं पानी के मीटर। कौन से मीटर? पानी के मीटर। और ये पानी के मीटर कहाँ पर बनते हैं? जयपुर के अंदर बनते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कौन सी जलोई है जो निम्नलिखित में से कौन सी जलोई है जो राजस्थान में नहीं पाई जाती है?
कौन सी जलवायु है जो राजस्थान में नहीं पाई जाती है? 3 प्रकार की जलवायु तो राजस्थान में इनमें से पाई जाती है। एक है आपके BWHW, एक है आपके BSKW, एक है आपके CWG और एक है आपके AW। तो प्यारे साथियों, BSKW प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है। इन जलवायु की बात करें तो ये जलवायु संकेतक किसने दिए? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, कोपेन। किसने दिए? कोपेन ने। और कोपेन की जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था? ध्यान रखना प्यारे साथियों, वनस्पति। क्या था? वनस्पति। BWHW प्रदेश जो कोपेन ने दिया वो राजस्थान के किस भाग में पाया जाता है? तो अपन कह सकते हैं शुष्क, या फिर अपन कह सकते हैं उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। इसको कोपेन ने नाम क्या दिया? BWHW। अब देखिए उसके बाद में BSKW नहीं है, कोपेन ने नाम दिया आपके BSHW। BSHW कोपेन ने नाम दिया। और ये किसको दिया? तो ये दिया आपके अर्ध शुष्क को। किसको दिया? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं कौन सी जलवायु? स्टेपी जलवायु या फिर स्टेपी प्रदेश। उसके बाद में CWG की बात करें तो आर्द्र प्रदेश। आर्द्र प्रदेश को कोपेन ने नाम क्या दिया? CWG। और CWG के बाद में AW नाम दिया कोपेन ने अति आर्द्र प्रदेश को। किसको? अति आर्द्र प्रदेश को कोपेन ने क्या नाम दिया? AW नाम दिया। अब देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि प्रश्न आया था कि कौन सा जिला है जो कोपेन की वर्गीकरण में नहीं आता है। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कोपेन ने 4 प्रकार की जलवायु राजस्थान के अंदर बताई, संकेतों का प्रयोग किया, BWHW, BSHW, CWG और AW। अब देखिए कोपेन के अनुसार ये 4 प्रकार की जलवायु राजस्थान में पाई जाती है। इन चारों प्रकार की भौतिक प्रदेशों में जलवायु का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला भी मैंने आप लोगों को बताया था, शुष्क उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश या BWHW की बात करें, इसका प्रतिनिधित्व कौन सा जिला करता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था बीकानेर। कौन सा जिला करता है प्रतिनिधित्व? बीकानेर। अर्धशुष्क का प्रतिनिधित्व करता है आपके नागौर। कौन सा जिला? नागौर। उसके बाद में आंध्र प्रदेश की बात करें तो आपके प्रतिनिधित्व करता है आपके टोंक। और अति आंध्र प्रदेश की बात करें तो आपके बांसवाड़ा है जो जिला प्रतिनिधित्व करता है। मैंने आप लोगों को बताया कि कोपेन क्या है? कोपेन है जो बिना टीबी का था। क्या था? बिना टीबी का था। बी से बीकानेर, ना से नागौर, टी से टोंक और बी से हो जाएगा आपके बांसवाड़ा। तो कोपेन की जलवायु का आधार क्या था? वनस्पति। जलवायु का प्रतिनिधित्व करने वाले जिले कौन से हो गए? बिना टीबी। और आपके ये हो जाएगा आपका कि कौन से संकेतों का प्रयोग किया था, कौन सा नहीं किया था। तो BSKW है जो आपका गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगी प्यारे साथियों? बी है जो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या आप लोगों को बतानी है। और शहरी और ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो सीधा फैक्चुअल प्रश्न आपके ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शहरी जनसंख्या की बात करें तो 24.9, जबकि ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 75.1% है जो आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब देखिए प्यारे साथियों, राजस्थान की कुल जनसंख्या और कुल जनसंख्या में हम लोग अगर बात करें कि कुल जनसंख्या कितनी है? 685,48,437, यानी हम लोग कह सकते हैं 6,86,00,000। अब पुरुष जनसंख्या की बात करें तो पुरुष जनसंख्या प्यारे साथियों आपकी कितनी है? 51.86, जबकि महिला जनसंख्या की बात करें, महिला जनसंख्या कितनी है? 48.14। अब देखिए ये जो दोनों के अंदर गैप आ रहा है ना, पुरुष ज़्यादा है महिलाएं कम है। अब आप देख लो, जो गैप है महिलाएं कम है पुरुष ज़्यादा है, तो कुछ पुरुष क्या रहेंगे? सीधी सी बात है, कुंवारे रहेंगे, जो नहीं पढ़ेंगे, जिनकी नौकरी नहीं लगेगी। अब देख लो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जिनकी नौकरी नहीं लगेगी उनकी शादियाँ नहीं होगी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप देख लो जो जितना गैप है। बाकी ये कह सकता हूँ कि नौकरी लगने के बाद में आपकी मनपसंद शादी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी नहीं लगेगी तो शादी नहीं होगी, लेकिन मैं ये वादे के साथ में कह सकता हूँ कि आपकी नौकरी लगेगी तो आपकी मनपसंद है जो शादी होगी। मंजिल तो सामने खड़ी है, अपने को केवल और केवल क्या करना है? मंजिल तक चल के जाना है। अब देखिए
कुल हम ग्रामीण और शहरी की बात करें ना तो कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या आपके 75.10% है, जबकि शहरी जनसंख्या की बात करें 24.9% है। अब देखिए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात करें ना तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है आपके जयपुर के अंदर, जबकि सर्वाधिक न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की बात करें तो भी जयपुर का नाम आता है, जबकि न्यूनतम शहरी जनसंख्या की बात करें तो प्यारे साथियों आपके प्रतापगढ़ का नाम आता है। तो यहां से आपके 1% सीधे सीधे बनने की पूरी संभावना है, यानी कि जनसंख्या से या फिर जनगणना से 2% आने की पूरी संभावना रहती है, कोई भी चाहे एग्जाम हो राजस्थान इस तरह का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तारा बालू का स्तूप राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? बालू के स्तूपों की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थल में कुछ क्षेत्र है जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है और कुछ क्षेत्र है जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है। अब बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र में बालू का स्तूप जिसका नाम है तारा बालू का स्तूप कहां पर पाए जाते हैं? तो प्यारे साथियों पाए जाते हैं आपके मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में। मोहनगढ़ की बात करें तो जैसलमेर में और सूरतगढ़ की बात करें तो गंगानगर में। तारा बालू का स्तूप की बात करें तो ये तारा नुमा होता है। इसी प्रकार से एक बालू का स्तूप है जिसका नाम है आपके अनुदेद्रीय बालू का स्तूप। ये है जो हवा की दिशा की समानांतर बनता है, जिस ओर हवा जाती है ये बनता रहता है। इधर से इधर हवा जाएगी तो इधर बनेगा, इधर से हवा आएगी तो इधर बन जाएगा। इसी प्रकार से एक बालू का स्तूप है जिसका नाम है प्यारे साथियों अनुप्रस्थ। कौन सा प्रस्थ है? अनुप्रस्थ है। ये हवा की दिशा के समकोण पर बनता है। मान लीजिए इधर से हवा आएगी तो ये यहाँ पर बन जाएगा। कहाँ पर बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा। एक बालू का स्तूप है जिसका नाम है आपके पैराबोलिक। क्या नाम है? पैराबोलिक। और इसी को कहा जाता है परवलयिक। और ये होता है आपके महिलाओं की हेयर पिन की आकृति जैसा। कैसा होता है? महिलाओं की हेयर पिन की आकृति जैसा। प्रश्न आ सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आएगा कि हवा की दिशा की समानांतर बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? तो हवा की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, जबकि हवा की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, जबकि महिलाओं की हेयर पिन की आकृति जैसे बालू का स्तूप आपके पैराबोलिक या परवलिक। एक बार देख लेना महिलाओं की हेयर पिन कैसी होती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगर मौका मिलता है तो। अगला देखिए, आगे आपके एक अपने बालू का स्तूप है जिसका नाम आपके बरखान। कौन सा है? बरखान। इसी को कहा जाता है अर्धचंद्राकार। कौन सा है? अर्धचंद्राकार। सर्वाधिक खतरनाक है। ये क्या है? सर्वाधिक गतिशील है। क्या है? गतिशील है। सर्वाधिक गतिशील होने के कारण ये क्या है? सर्वाधिक है, खतरनाक है। क्या है? खतरनाक है। और मरुस्थल को आगे से आगे फैलाने में सर्वाधिक अगर मदद करता है तो कौन सा बालू का स्तूप करता है? बरखान। उसके बाद बालू का स्तूप की बात करें तो एक बालू का स्तूप है जिसका नाम है प्यारे साथियों सीप। एक बालू का स्तूप है जिसका नाम आपके नेटवर्क। कौन सा है? नेटवर्क। देखिए सीप बालू का स्तूप है ना, ये झाड़ियों के पास में बनते हैं। कौन से? सीप है जो झाड़ियों के पास में बनते हैं। जबकि नेटवर्क बालू का स्तूप है ना, दो टीलों के मध्य छोटे छोटे टीले होते हैं ना, उसे कहा जाता है नेटवर्क। यानी ये नेटवर्क का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आ सकता है, परिभाषा पूछ सकते हैं, आप लोग याद कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया? तो प्यारे साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपके फैक्चुअल प्रश्न है AHEJOL। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सही कंपनी है जिसका नाम है AHEJOL। इन्होंने राजस्थान के अंदर भारत का पहला 390 MW का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया। और कहां पर किया? जैसलमेर में शुरू किया। अगला प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है? कौन सी नदी है जो राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है? यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि सबसे बड़े एरिया को क्या करती है? कवर करती है। सही उत्तर क्या होगा? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताएं।
चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। लूनी नदी के उद्गम की बात करें तो नाग पहाड़, और नाग पहाड़ कहाँ पर है? अजमेर में लूनी नदी का उद्गम होता है। इसी लूनी नदी को आधी खारी और आधी मीठी नदी कहा जाता है। लूनी नदी को आधी खारी और आधी क्या कहा जाता है? मीठी नदी कहा जाता है। बनास नदी, और बनास नदी का उद्गम होता है आपके खमनोर, खमनोर और खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी, और खमनोर की पहाड़ी कहाँ पर है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, राजसमंद के अंदर है। और माही नदी, माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मेहंद झील, और मेहंद झील कहाँ पर है? मेहंद झील, और मेहंद झील कहाँ पर है? एमपी के अंदर है। और जिले की बात करें तो कहाँ पर है? धार जिले के अंदर है। जबकि चंबल, चंबल नदी की बात करें तो जाना पाव, जाना पाव की पहाड़ी कहाँ पर है? एमपी के अंदर है, विंध्याचल पर्वत माला पर है। अब देखिए कौन सी नदी है जिसका अपर क्षेत्र, नदी का बेसिन क्षेत्र ज्यादा है? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बनास नदी हो जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्यारे साथियों इस चीज को आप याद जरूर रखना। देखिए जल ग्रहण क्षेत्र अवरोही क्रम के अंदर, और उसके बाद में अपा क्षेत्र है जो अवरोही क्रम है। सबसे पहले जल ग्रहण क्षेत्र की बात करेंगे, सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? तो ध्यान रखना सॉरी, जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है प्यारे साथियों बनास नदी का। और कुल 100% की बात करें तो 27.48% केवल और केवल बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है। उसके बाद में जल ग्रहण क्षेत्र में आएगा आपके लूनी, उसके बाद में चंबल नदी, उसके बाद में माही, और उसके बाद में बाणगंगा और गंभीरी नदी। अपवा क्षेत्र की बात करेंगे, अपवा क्षेत्र में घटता हुआ क्रम या फिर अवरोही क्रम, अपवा क्षेत्र सर्वाधिक किसका है? तो चंबल नदी का है। अब देखिए जल ग्रहण क्षेत्र या नदी बेसिन में तो कौन सा आएगा? बनास। जबकि अपवा क्षेत्र में क्या आ जाएगा? आपके चंबल। चंबल के बाद में अपवा क्षेत्र में आपकी कौन सी नदी है? लूनी। लूनी के बाद में माही, उसके बाद में साबरमती, और उसके बाद में बनास। तो प्यारे साथियों आप याद रखना बलचमा, क्या याद रखेंगे? बलचमा, क्या याद रखेंगे? बलचमा। बे से हो जाएगा आपके बनास, ले से हो जाएगा लूनी, चे से हो जाएगा चंबल, और मां से क्या हो जाएगा? माही। यानी जिसमें बल ज्यादा होगा वो क्या करेगा? चमाचम करेगा। चमाचम करेगा कि नहीं करेगा? जिसमें बल ज्यादा होगा वो करेगा चमाचम। जिसमें बल ज्यादा होगा वो क्या करेगा? जल को ग्रहण ज्यादा करेगा। जल ग्रहण क्षेत्र में आपको याद रखना है बल चमा। जबकि अपवा क्षेत्र में याद रखना आप चल मासा, क्या याद रखना? चल मासा। अपवा क्षेत्र में आप याद रखना चल मासा। चे से हो जाएगा चंबल, ले से लूणी, मां से माई, और सा से हो जाएगा साबरमती। तो जल ग्रहण क्षेत्र के अंदर तो बल चमा, जिसके पास में बल ज्यादा होगा वो क्या करेगा? जल ग्रहण को ज्यादा एकत्रित करेगा। जबकि अपवा क्षेत्र की बात करें तो आपको याद रखना है चल मासा। इन ट्रिकों को आप याद रख लेना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए साथियों, जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? और लिंगानुपात सर्वाधिक है प्यारे साथियों डूंगरपुर में, और डूंगरपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो लिंगानुपात कितना है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों 994। कितना है लिंगानुपात? 994। सामान्य राजस्थान के लिंगानुपात की बात करें, राजस्थान में लिंगानुपात और राजस्थान में लिंगानुपात की बात करो तो प्यारे साथियों आपके है 928। कितना है? 928। इस लिंगानुपात में फटाफट से कमेंट करके बताइए कि ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात कितना है? ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात कितना है? मैं आप लोगों को बता दूं कि बाल लिंगानुपात की बात करें ना तो राजस्थान का बाल लिंगानुपात है प्यारे साथियों 888। कितना है? 888। लिंगानुपात की बात करें ना, लिंगानुपात किस प्रकार से निकाला जाता है? तो देखिए महिलाओं की संख्या अपॉन पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या अपॉन पुरुषों की संख्या मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे साथियों 1000 से। तो राजस्थान में लिंगानुपात आपके 928 है। बात करें ग्रामीण लिंगानुपात आपके है 933। कितना है? 933। जबकि शहरी लिंगानुपात कितना है? 914। और बाल लिंगानुपात कितना है? तो 888 है। अब देखिए प्यारे साथियों बाल लिंगानुपात की बात करें ना तो
बालक एक जैसे ही दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? छोटे बच्चे एक जैसे ही दिखते हैं, तो ये देखिए एक जैसे 8 8 8 याद हो जाएगा। बालक एक जैसे दिखते हैं तो बालकों का लिंगानुपात भी कितना हो जाएगा? 8 8 8 हो जाएगा। अब देखिए लगे हाथ आपको बता दूंगी सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, तो ध्यान रखना आपको एक ट्रिक है, डूरा पाप, डू से क्या हो जाएगा? डूंगरपुर, डूंगरपुर, राज से हो जाएगा आपके राजसमंद, क्या हो जाएगा? राजसमंद, पा से हो जाएगा आपके पाली, और पै से हो जाएगा आपके प्रतापगढ़। उसके बाद में बात करें न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात, तो ध्यान रखना धोजे कब, धोजे कब, दो से धौलपुर, जे से जैसलमेर, कै से करौली, और बै से क्या हो जाएगा? भरतपुर। तो सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात की हम लोगों ने आपको क्या बता दी? ट्रिक बता दी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में 2019 की 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पर पाई जाती है? देखिए सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पर पाई जाती है? सर्वाधिक भेड़ें वैसे देखा जाए तो राजस्थान में पाई जाती है। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है प्यारे साथियों बाड़मेर में। तो सर्वाधिक की बात आ गई। उसके बाद अपन कर लेते हैं न्यूनतम, न्यूनतम भेड़ें कहाँ पर पाई जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पाई जाती है आपके बांसवाड़ा में। कहाँ पर? बांसवाड़ा में। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को भेड़ों की एक ट्रिक बताई थी, फटाफट से अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट करके बताइए कि सर आपने भेड़ों की ये ट्रिक बताई थी। पशु गणना की बात करें कि वर्तमान समय में कितने पशुधन है और पिछली तुलना में इस बार कितनी कमी हुई है? तो 566 लाख तो पशुधन इस बार है 20वीं गणना में, जबकि 577 कौन सी गणना में थे? 2019 अपने 19वीं पशु गणना जो कब हुई थी? 2014 में हुई थी। जबकि बात करें 1.66% की क्या हुई है? पशुधन में क्या हुई है? गिरावट हुई है, फिर कमी आई है 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? विश्व धरोहर स्थलों की बात आई है, राजस्थान का कौन सा एक है जो विश्व धरोहर नहीं है? देखिए प्यारे साथियों, ये आपके गागरोन किला है, जयपुर का परकोटा है, कुंभलगढ़ है, हल्दी घाटी है जो आपके विश्व धरोहर में नहीं है। विश्व धरोहर की बात करें तो एक तो आपके जयपुर का परकोटा है, उसके बाद में ध्यान रखना प्यारे साथियों केवला देव घना पक्षी विहार है। उसके बाद में जयपुर, और जयपुर की है आपके जंतर मंतर, क्या है? जयपुर के जंतर मंतर। और उसके बाद में यूनेस्को ने 6 किलों को एक साथ में विश्व धरोहर किलों, या फिर अपन कह सकते हैं दुर्ग, या फिर हम लोग कह सकते हैं फोर्ट, इनको एक साथ में है जो विश्व धरोहर में शामिल किया था। एक दुर्ग था जिसका नाम है चित्तौड़गढ़, एक दुर्ग था जिसका नाम है आपके कुंभलगढ़, एक दुर्ग जिसका नाम था आपके गागरोन, एक दुर्ग जिसका नाम था आपके जैसलमेर, एक दुर्ग जिसका नाम था आपके रणथंभौर, और एक दुर्ग जिसका नाम है प्यारे साथियों आमेर। ये छोटी सी ट्रिक है, ची से हो जाएगा प्यारे साथियों आपके क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कू से हो जाएगा आपका कुंभलगढ़ दुर्ग। क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग। गा से हो जाएगा आपके गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग जिसे कहा जाता है जल दुर्ग। जर से हो जाएगा आपका जैसे हो जाएगा आपका जैसलमेर दुर्ग, और रैस हो जाएगा आपका रणथंभौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो जाएगा? रणथंभौर दुर्ग। और आम से हो जाएगा आपके आमेर दुर्ग। अब देखिए, एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग, एक कुंभलगढ़ दुर्ग, एक गागरोन दुर्ग 3, चौथा जैसलमेर, 5 रणथंभौर दुर्ग, और छठा आमेर दुर्ग। अब आपके अपकमिंग एग्जाम में प्रश्न ये आ सकता है कि यूनेस्को ने इसमें से कौन से एक दुर्ग को विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया? तो 3 वो दे देंगे और एक दूसरा दे देंगे। तो ये ट्रिक चिक्कू गाजर आम ट्रिक है, जिसका नाम क्या है? चिक्कू गाजर आम। याद रख लेना, चिक्कू और गाजर आम क्या है? फल फ्रूट है। इनको एक साथ में विश्व धरोहर में शामिल किया था, और किसने किया था? तो यूनेस्को ने
किया था। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनना। एक साइड में आपके उद्योग है और दूसरी साइड में आपके उद्योगों की स्थिति, या फिर अपन कह सकते हैं जिलों या फिर स्थान के नाम दिए गए। अब देखिए लीलैंड ट्रक फैक्ट्री कहां पर है, तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, लीलैंड ट्रक फैक्ट्री है आपके अलवर के अंदर है। कहां पर है? अलवर के अंदर है। तो एक में क्या हो जाएगा? दो कहां पे आ रहे हैं? यहां भी आ रहे हैं और यहां भी आ रहे हैं। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहां पर है? ये आपके कोटा के अंदर है। तो बी में क्या हो जाएगा? कोटा, यानी 3 हो जाएगा। 3 यहां भी है और यहां भी है। तो आप इन दोनों ऑप्शन को तो अभी भी काट सकते हैं। अब आगे देखिए, स्टेट टैनरीज लिमिटेड कहां पर है? तो स्टेट टैनरीज लिमिटेड की बात करें तो ये आपके है टोंक के अंदर है। तो यहाँ आ जाएगा आपका एक, और एक किस में है? एक इसमें है। और उसके बाद में राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड की बात करें, ये कहां पर है? ये आपके धौलपुर में, यानी 4। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों डी। तो प्यारे साथियों आज इस सेशन में हम लोगों ने आरपीएससी स्कूल वेक्यता और आरपीएससी स्कूल वेक्यता का जो पेपर हुआ था, और पेपर हुआ था आपके 15/10/2022 को, ग्रुप बी का पेपर। इसमें भूगोल के जो भी प्रश्न आए उनका हम लोगों ने ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट आधारित 360 डिग्री एनालिसिस किया है। आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों को क्लास सेशन है जो पसंद आया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को अगर सेशन पसंद आया तो कंटिन्यू बने रहिए, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर क्लासेस अच्छी है, क्लासेस हमारे लिए कंटिन्यू रखिए। आपका एक कमेंट हमारे अंदर नया जोश और नई एनर्जी का संचार करता है। तो मिलेंगे साथियों अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मस्त रहिए, खिलखिलाते रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय संविधान।